नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम बात करेंगे हैदराबाद की बारिश और इस बारिश की वजह से बढ़ने वाले गड्ढों की। हैदराबाद में एक हफ्ते से जारी मूसलाधार और शदीद बारिश की वजह से हैदराबाद की सड़कें इंतहाई खस्ता हालत का शिकार हो चुकी हैं, जिसकी वजह से राहगीरों को खबरदार किया जा रहा है कि हैदराबाद की सड़कों पर गुजरना है तो संभल कर गुजरें, क्योंकि गड्ढों की वजह से हैदराबाद की सड़कें गायब हो चुकी हैं। जमा पानी की वजह से पता ही नहीं चल रहा है कि सड़क कहाँ है और गड्ढा कहाँ है। मोटरसाइकिल सवार तो गाड़ी चलाते वक्त सेल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। कानून की खिलाफ वर्जी करने पर चालान तो बाद में होगा, इससे पहले आप हादसे का शिकार ज़रूर होंगे। हाँ, वो नौजवान जो पहाड़ों पर गाड़ी चलाने का मज़ा लेना चाहते हैं, यानी ट्रैकिंग करना चाहते हैं, तो हैदराबाद के गढ़ों में गाड़ी चलाते हुए करतबबाजी का मज़ा ले सकते हैं। हाँ, लेकिन एहतियात से अपने आप को महफूज भी रखें। GHMC ने एक सर्वे किया है जिसमें हैदराबाद की सड़कों पर 3000 से ज़ायद गढ़ों की निशानदेही की गई है। खस्ता हालत सड़कों की वजह से राहगीरों को, बिलखुसूस मोटरसाइकिल सवारों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं और हादसात रौनुमा हो रहे हैं। GHMC हदूद में ज़्यादा नुकसान होने वाली सड़कों की तफसीलात अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरह है। शेरलिंगमपल्ली में 687 गड्ढे हैं, LB नगर में 680, खैरताबाद जोन में 538 और सिकंदराबाद जोन में 492 मकामात पर सड़कों को ज़्यादा नुकसान हुआ है। कुछ दिन कबल वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने GHMC हदूद में वाक़ सड़कों की तारीफ़ करते हुए मगरूर अंदाज में कहा था कि हैदराबाद में सड़क पर गड्ढों की निशानदही करने पर 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। अगर उनकी शर्त आज भी वैलिड है तो वो हिसाब से आज KTR साहब के खुद GHMC के फिगर्स के हिसाब से 30 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। शहर में मौजूद गड्ढों की वजह से मोटरसाइकिल सवारों की सेहत पर भी खास असर पड़ रहा है। एक सर्वे में डॉक्टर्स का कहना है कि मोटरसाइकिल सवारों को कमर दर्द, गर्दन में दर्द, जोड़ों और बाजुओं में दर्द ज़्यादातर बाइक चलाने की वजह से हो रहा है। हुकूमत और महकमे बल्दिया की लापरवाही के सबब खस्ता हालत सड़कों की वजह से मुतासिर होने वाले अफराद के इलाज के अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा, महकमे बल्दिया या रियासती हुकूमत? महकमे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हासिल की गई तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद में साल 2019 में 2493 सड़क हादसात पेश आए, जिसमें 1281 हादसात मोटरसाइकिल सवारों की वजह से पेश आए। इन हादसात में 951 मोटरसाइकिल सवार हादसात का शिकार हुए और 89 जो हादसात हुए वो ख़राब सड़कों की वजह से पेश आए। साल 2019 में सड़क हादसात की वजह से 273 अफराद की मौत वाक़ई हुई। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ टैक्सेस के ज़रिए हासिल की गई अवामी रुकूमात का इस तरह बेदर्दी से इस्तेमाल किया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान आफत समावी के बगैर, किसी टेंडर हासिल किए बगैर 100% बजट जारी करते हुए रातों रात GHMC हदूद में इंतहाई नाकारा सड़कें डाली गई, जो कुछ घंटों की बारिश के बाद अपना असली रंग दिखाते हुए खस्ता हालत का शिकार हो गई। शहर में बेशतर मकामात पर बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं और सड़कें गायब हो गई हैं। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से GHMC में तामीराती कामों के लिए यानी पूरे हैदराबाद की तरक्की के लिए इस साल के बजट में 10,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। आवाम ये समझने से कासिर है कि सड़कों की तामीर और मरम्मती काम किसके मफाद में किए जा रहे हैं। आवाम की सहूलत के लिए सड़कें डाली जा रही हैं या फिर उन कॉन्ट्रैक्टर्स के फ़ायदे के लिए डाली जा रही हैं जो इतना सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक बारिश भी उन सड़कों को वहाँ पे ठहरने नहीं दे रही है। इस हुकूमत के इस बजट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो उन कॉन्ट्रैक्टर्स को हो रहा है जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। दोबारा बजट की इजराई और कामों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ये सिलसिला आखिर कब ख़त्म होगा? सड़कों की तामीर के बाद उसकी मरम्मत की जिम्मेदारी और एक मुकर्ररा मुद्दत तक उसकी देखभाल की जिम्मेदारी अगर कॉन्ट्रैक्टर को ही दे दी जाए तो गैर मियारी काम ख़त्म होंगे। आप एक अंदाज़ा लगाइए कि आउटर रिंग रोड आपने वहाँ सफ़र किया है, उसके अलावा PVNR एक्सप्रेस वे है और कई हाईवेज़ हैं जहाँ पे कई साल, जैसे आउटर रिंग रोड की बात करें तो बहुत कई साल पहले वहाँ सड़क पड़ी, मामूली रिपेयर्स होते हैं, लेकिन जो क्वालिटी वहाँ मेंटेन होती है वो क्वालिटी हम हैदराबाद की सड़कों पे क्यों मेंटेन नहीं कर सकते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब GHMC को और रियासती हुकूमत को तलाश करना होगा।
अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना वायरस इन्फेक्शन की अब तक 2,23,05,880 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,50,45,879 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 7,84,338 की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े worldometers.info के मुताबिक हैं। वहीं ईरान में चारशंबे के रोज़ 153 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही यहां मरने वालों की तादाद 20,125 हो गई है। वहीं मुल्क में 3.5 लाख से ज़्यादा मुतासरीन हैं, जबकि 3 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं अमेरिका की 6 यूनिवर्सिटीज़ में 200 से ज़्यादा तलबा मुतासिर पाए गए हैं। यूएस के 5 रियासतों के स्कूलों के 2000 से ज़्यादा बच्चों को क्वारंटाइन किया गया है। अमेरिका की 6 यूनिवर्सिटीज़ में 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के मुतासिर होने से जो रियासती हुकूमत है, वहाँ की जो मकामी हुकूमत है, वो काफ़ी परेशान है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ आयोयो में सबसे ज़्यादा 175 तलबा मुतासिर मिले हैं। दूसरे नंबर पर यूनिवर्सिटी ऑफ नेट्रोडेम है, जिसके 80 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जॉर्जिया के चेरोकी काउंटी स्कूल के सबसे ज़्यादा 1100 बच्चों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। अमेरिका में 3 अगस्त को स्कूल और कॉलेजेस दोबारा खोलने की इजाज़त दी गई थी। इसके बाद से तलबा में इन्फेक्शन के मामले बढ़े हैं। नॉर्थ और साउथ अमेरिका में इन्फेक्शन का कुल आंकड़ा 1,20,83,720 के पार हो गया। अब तक दुनिया के 54% मामले सिर्फ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से सामने आए हैं। 66 लाख मामलों के साथ नॉर्थ अमेरिका इन्फेक्शन के मामले में पहले नंबर पर है। नॉर्थ और साउथ अमेरिका में कुल मिलाकर 4,30,000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। इन दोनों जगहों के 50 से ज़्यादा मुल्कों में दुनिया की 13% आबादी रहती है। हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 28 लाख के पार हो गया है। चारशंबे को 24 घंटे के अंदर 50,190 मरीज मिले। इसी के साथ मुतासरीन की तादाद अब 28,16,816 हो गई है। इनमें 20,77,539 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 53,741 मरीजों की मौत हो गई है। अभी 6,85,008 लोगों का इलाज चल रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के एक वजीर हैं चौधरी उदय भान सिंह, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसकी जानकारी उस वक्त सामने आई जब कल से शुरू हो रहे असेंबली सेशन में शामिल होने के लिए उनकी जांच करवाई गई। वो पीजीआई के कोविड हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हो गए हैं। एक्सरे और दीगर जो जांच की रिपोर्ट है वो उनकी चल रही है। उत्तर प्रदेश में अभी तक खेल मंत्री जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उपेंद्र तिवारी, मिनिस्टर फॉर जेल्स जय प्रताप सिंह, राजेंद्र प्रताप सिंह, धर्म सिंह सैनी, कैबिनेट मिनिस्टर मोती सिंह और महेंद्र सिंह कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अतुल गर्ग भी 2 दिन पहले ही पॉजिटिव पाए गए थे। इसके अलावा बीजेपी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह भी पिछले हफ्ते कोरोना पॉजिटिव मिले थे। रियासत में 2 वुज़रा की जान जा चुकी है। जो जिनकी जान गई है उनमें कमला रानी वरुणा और चेतन चौहान शामिल हैं। महाराष्ट्र हुकूमत ने वहीं जुमेरात को बस सर्विसेज एक महदूद दायरे में शुरू करने का फैसला किया है। तेलंगाना में कोरोना के 1763 मुस्बित मामला दर्ज किए गए हैं और 8 अफराद की मौत हो गई है। गुज़िश्ता शब 1759 मरीज रुबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रुबे सेहत होने वाले मरीजों की तादाद 73,991 तक जा पहुंची है। रियासत में रुबे सेहत होने की शरह 77.31% है, जबकि नेशनल एवरेज जो है कौमी औसत वो 73.18% दर्ज किया गया है। मंगल की शब तक 24,542 अफराद के लुआब के नमूनों की जांच की गई और 1,042 अफराद के नमूनों के नताइज का इंतजार है। रियासत में ताहाल 20,990 सरगर्म यानी एक्टिव केसेस है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक नए मामलात में जीएचएमसी हुदूद में 484, मेडचल मलकाजगिरी में 169, रंगारेड्डी में 166, वरंगल अर्बन ज़िले में 88 और नलगुंडा ज़िले में 65 मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीन को लेकर उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वैक्सीन ट्रैकर के मुताबिक अब 29 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल से गुजर रहे हैं। वहीं 138 वैक्सीन प्री क्लिनिकल टेस्टिंग से गुजर रहे हैं। चीन की सरकारी कंपनी सिनोफार्म का दावा है कि दिसंबर तक उसका वैक्सीन मार्केट में आ जाएगा। अगर हम स्वदेशी यानी जो वैक्सीन हिंदुस्तान में बन रहे हैं उनकी बात करें तो भारत बायोटेक, आईसीएमआर और जाइडस
कैडिला के वैक्सीन फेज 2 के ह्यूमन ट्रायल्स में दाखिल कर चुके हैं। वहीं खबरें आ रही हैं कि हिंदुस्तान में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का बनाया कोविशील्ड पहले मुहैया होगा। इसके हिंदुस्तान में फेज 2 और फेज 3 ह्यूमन ट्रायल्स के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इजाज़त ले ली है। चीन में कैंसिनो बायोलॉजिकल्स के बनाए गए वैक्सीन को पेटेंट मिल गया है। चीन के नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया गया है। उसमें दावा किया गया है कि वबा फैलने पर इस वैक्सीन का बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग की गई थी। चीन के सरकारी अखबार पीपल्स डेली की रिपोर्ट के मुताबिक ये पेटेंट 11 अगस्त को जारी हो गया है। उसी दिन रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने रशियन वैक्सीन स्पुतनिक वी को रजिस्टर कराने का ऐलान किया था। वहीं चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की तरफ से जो वैक्सीन बनाया जा रहा है वो वैक्सीन दिसंबर में लोगों को मुहैया होगा। इसे बना रही कंपनी सिनोफार्म के जो सरबराह है उन्होंने कहा कि वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं शहर में लोग कोरोना वायरस को या तो जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहे हैं या फिर उनकी कुछ मजबूरियां हैं जो उन्हें इस मर्ज के उत्साह से रोक रही हैं। वायरस की जद में आने वालों की ज़रूर कुछ ना कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उनकी जानिब से मर्ज पोशीदा रखने के बाद कई अफराद के आलमी वबा के जद में आने का खतरा है। ग्रेटर हैदराबाद में लोग इन दिनों इस वायरस को लाइट ले रहे हैं। कई अफराद को कोरोना की अलामात होने के बावजूद भी ना ही टेस्ट करवाने के लिए आगे आ रहे हैं और ना ही एहतियात बरत रहे हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक रुझान है। इससे न सिर्फ उनकी जान को ख़तरा लाक है बल्कि दूसरों के भी वायरस से मुतासिर होने का क़वी अंदेशा है। बाज़ अफराद जिनके मकान ज़ाती हैं और माली हालत ठीक है वो कोरोना की अलामत ज़ाहिर होने पर 17 दिन क्वारंटाइन में रहने के खौफ से घरों में ही इलाज करने को तरजीह दे रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब किराए के मकानात में रहने वाले और खानगी मुलाजमीन का बुरा हाल है, क्योंकि मौजूदा हालात को देखते हुए वो इस खौफ से कहीं के मकानदार घर खाली ना करवा दे वो खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। खानगी मुलाजिमीन इस बात को लेकर सख्त परेशान हैं कि अगर किसी को मालूम हो जाएगा कि वो कोरोना से मुतासिर हैं तो उन्हें काम पर आने से मना कर दिया जाएगा और करीब 17 दिन की तनख्वाह कट जाएगी, जिसका असर माहाना घरेलू बजट पर पड़ेगा। इस फिक्र ने उन्हें मज़ीद फिक्रमंद कर दिया है। ऐसे में कोरोना की अलामत होने के बावजूद वो अपने आप को ऐसा जाहिर कर रहे हैं जैसे कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है। कोरोना के टेस्ट करवाने वालों की जानिब से गलत पता दर्ज करवाने का भी चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ है। तिब्बी अमले के मुताबिक वायरस का टेस्ट करवाने वाले तमाम अफराद में से 10% लोगों के पते गलत हैं और उन्होंने जो फ़ोन नंबर दर्ज करवाए हैं उस पर फ़ोन करने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है। जहां एक तरफ शहरियों का ये हाल है, वहीं सरकार ने भी कोरोना मुतासरीन और उनसे राब्ते में आने वालों की निशानदही के अमल यानी ट्रेसिंग को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है। सोचिए ऐसे में क्या हाल होगा। क्या इस तरीके से कोरोना पर काबू पाया जा सकेगा? शुरुआत में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले शख्स के अरकान ख़ानदान के साथ साथ प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स के टेस्ट किए जाते थे। नेगेटिव रिपोर्ट आने पर भी एहतियात के तौर पर लोगों को घरों में रहने का मशवरा दिया जाता था। जहां ज़्यादा केसेस सामने आते उस इलाके को कंटेनमेंट जोन में तब्दील करते हुए उसके यहाँ के आने वाले रास्तों को आहिनी जालियों से बंद कर दिया जाता था। लेकिन अब यह हिस्सा पारीना बन चुका है। हुकूमत की जानिब से सिर्फ टेस्टों में इजाफे के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल क्या है किसी को मालूम नहीं। फील्ड पर काम करने वालों पर नज़र रखने वाला कोई नहीं है। चंद दिन कबल ही अमले की लापरवाही का एक वाक़या उस वक्त सामने आया जब टेस्ट के बगैर ही नेगेटिव रिपोर्ट रवाना कर दी गई। पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिर नरेंद्र अग्रवाल ने खराबी सेहत की बिना पर 23 जुलाई को अपना एंटीजन टेस्ट करवाया था। रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उन्होंने दूसरा टेस्ट करवाया, रिपोर्ट नेगेटिव आई। वो होम क्वारंटाइन हो गए और उन्होंने एहतियाती तौर पर अपने घर के 3 अरकान ख़ानदान को टेस्ट करवाने का मशवरा दिया। उनका बेटा और उनके घर की 2 खवातीन रेनू अग्रवाल और दिशा अग्रवाल टेस्ट के लिए मिकल मंडी में वाक़ अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहुंचे, जहां उस शख्स के बेटे का टेस्ट किया गया और टेस्टिंग किट्स ख़त्म हो जाने पर 2 खवातीन की तफसीलात का इंदराज करते हुए कल आने की हिदायत देते हुए रवाना कर दिया गया। वो तमाम घर वापस हुए, जिसके बाद दोनों खवातीन के सेल फोन्स पर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट भिजवाते हुए बताया गया कि उनकी रिपोर्ट मनफी आई है। इस वाक़े से लापरवाही की हद का अंदाज़ा होता है, क्योंकि टेस्ट किए बगैर ही उनकी नेगेटिव रिपोर्ट फ़ोन पर रवाना कर दी गई।
हुकूमत की जानिब से जारी किए जाने वाले मेडिकल बुलेटिन पर नज़र डालें तो मालूम होगा कि पिछले एक हफ्ते से ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में केसेस में कमी आ रही है, जबकि 15 दिन कबल हर दिन रोज़ाना ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 1000 से ज़ायद केसेस दर्ज हो रहे थे, जबकि अब रोज़ाना 300 तक 400 केसेस सामने आ रहे हैं। पहले से किए जाने वाले टेस्टों के साथ साथ हालांकि एंटीजन टेस्ट भी किए जा रहे हैं, यानी कि टेस्ट में इजाफा हुआ है। बावजूद इसके कि केसेस में कमी पर शहरियों में तशवीश पाई जाती है। ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत कोरोना को तो काबू में नहीं कर सकती, अलबत्ता आदाद व शुमार पर कंट्रोल किया जा रहा है, जो हुकूमत के बस की बात है। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने भी कोरोना से निपटने के इक़दाम को लेकर हुकूमत के रवैये पर नाराज़गी जताई है, जिससे अंदाज़ा होता है कि आवाम को सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। ऐसे में बेहतर है कि आवाम कम से कम अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। टीबी के मरीजों की देखभाल पर कोरोना वायरस वबा का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। मरकज़ी वजारत सेहत का कहना है कि जनवरी से जून के बीच टीबी के नए मामलों के रजिस्ट्रेशन में 25% की कमी देखी गई। इस कमी की वजह ख़ास देखभाल और जो हेल्थ सर्विसेज है उसकी कमी को माना जा रहा है। जो वजारत सेहत के जो एक्सपर्ट हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इस तशवीश का इजहार किया है कि इससे 2025 तक टीबी को पूरी तरह ख़त्म करने का हिंदुस्तान का जो निशाना है वो पटरी से उतर सकता है। वर्ल्ड लेवल पर अगर हम बात करें तो 2030 तक टीबी को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने का निशाना है। टीबी के मरीज़ों की तादाद के मामले में हिंदुस्तान दुनिया भर में पहले नंबर पर आता है, इसलिए ये मुश्किल कई जो पेशेंट्स हैं टीबी के उनके सामने आ रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 2018 में दुनिया भर में 1 करोड़ लोगों को टीबी हुई, जबकि 15 लाख लोग इससे मारे गए हैं। इनमें से 27% नए मामले हिंदुस्तान में दर्ज किए गए, जबकि हिंदुस्तान में टीबी से मरने वालों की तादाद करीब 45,000 रही। कोविड के साथ टीबी के टेस्ट की भी एक कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान की जो सेंट्रल टीबी डिवीज़न है उसके सरबराह कुलदीप सिंह सचदेव कहते हैं कि वबा की वजह से टीबी की देखभाल पर बहुत बुरा असर पड़ा है, लेकिन इससे टीबी को ख़त्म करने का जो डेडलाइन है वो मुतासिर नहीं हुआ। उनका कहना है कि कोरोना वबा की वजह से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल से टीबी को फैलने से रोकने में भी मदद मिलेगी, जो खांसी और छींक के ज़रिए फैलता है। सरकारी अंदाजे के मुताबिक टीबी के मामले कम दर्ज होंगे इस वबा के दौरान, लेकिन वो कहते हैं कि आने वाले महीनों में उनका पता लगा लिया जाएगा। सचदेव के मुताबिक उनका डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है कि कोविड-19 के साथ साथ टीबी का भी टेस्ट किया जाए। अब ऐसे 50,000 अब तक ऐसे टेस्ट हो चुके हैं। टीबी को लेकर कई तरह के अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाए जाएंगे। जिन लोगों का इलाज लॉकडाउन से पहले शुरू हुआ उनके घर जाकर उन्हें दवा डिलीवरी की गई है। जो मुतासिर हैं वो ये कह रहे हैं कि दवाएँ कहीं नहीं मिली। टीबी से मुतासिर एक मरीज़ कहते हैं कि उन्हें घर पर दवाएं तो मुहैया नहीं करवाई गई, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनका इलाज मुतासिर नहीं हुआ। 32 साल की एक और खातून है जो मुतासिर हैं, वो कहती हैं कि अपनी दवाएं दोबारा उन्हें शुरू करनी है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो 2 हफ्तों तक दवाएं नहीं ले पाई। ऐसा ही हाल दीगर मरीज़ों का है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में जब तक हम इस कोरोना वबा पर काबू पाते हैं उस वक्त कहीं ऐसा ना हो कि टीबी के मामलात में इजाफा हो जाए। कोविड-19 के खौफ से मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आने की वजह से एक फैमिली इतवार के रोज़ ज़िले बेलगावी के एक गांव में मूसलाधार बारिश में नाश को एक साइकिल पर मुंतकिल करने के लिए मजबूर हो गई। इस वाक़े का वीडियो वायरल होने के साथ ही मज़कूरा कांग्रेस स्टेट यूनिट ने नाश की मुंतकिली के लिए एम्बुलेंस की अदम फराहमी के मामले में हुकूमत की बेहिसी पर मजम्मत की। ट्विटर वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस के स्टेट चीफ DK शिव कुमार ने लिखा कि बेलगावी के कित्तूर में मरने वाले 70 साला फर्द के रिश्तेदार भारी बारिश में आखिरी रसूमात की अंजामदही के लिए नाश साइकिल पर लेकर गए। हुकूमत से सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि CM BS येदियुरप्पा, आपकी हुकूमत कहाँ है? एक एम्बुलेंस क्यों फराहम नहीं की गई? हुकूमत में इंसानियत का फुकदान है और आलमी वबा से निपटने में हुकूमत नाकाम है। फैमिली मेम्बर्स के मुताबिक मज़कूरा शख्स को 2 दिनों से बुखार था और मेडिकल टीम ने कोरोना वायरस की अलामतें दिखाई देने के बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल करने का फैमिली को मशवरा दिया था। फैमिली जैसे ही अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रही थी, मज़कूरा शख्स की मौत हो गई।
फैमिली के लोगों ने कहा कि उन्होंने एम्बुलेंस के लिए इमरजेंसी नंबर पर फ़ोन कॉल किया था, मगर वहां से कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने दावा किया कि पड़ोसी भी कोविड-19 के खौफ के सबब करीब नहीं आए। आखिरकार घर वालों ने बारिश के दौरान साइकिल पर नाश आखिरी रसूमात की अंजामदही के लिए शमशान घाट लेकर गए। हुकूमत और हॉस्पिटल अहलकार फौरी रद्द-ए-अमल के लिए दस्तयाब नहीं थे और जाहिर बात है ऐसे बहुत सारे मामले आता हैं, यहाँ पे हमको कोई ऑफिशियल रिएक्शन कभी देखने को नहीं मिलता है। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की सेहत में किसी तरह की बेहतरी देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि चारशंबे के रोज़ अस्पताल ने जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया है उसमें बताया गया है कि उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है और उसकी अलामतें नज़र आने लगी हैं। यहाँ काबिल गौर है कि प्रणब मुखर्जी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर दिल्ली में वाक़ आर्मी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। फेफड़ों में इन्फेक्शन होने की खबर सामने आने के बाद कई तरह के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। हालांकि वो डॉक्टरों की एक खास टीम की लगातार निगरानी में है। वाज़ेह है कि 10 अगस्त से ही प्रणब मुखर्जी आर्मी हॉस्पिटल में हैं और उन्होंने उसी दिन ट्वीट करके बताया था कि एक अलग रूटीन टेस्ट के लिए हॉस्पिटल आया हूं और मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव निकला है। गुज़िश्ता हफ्ते मेरे राब्ते में आए लोगों से गुजारिश है कि वो खुद को आइसोलेट करें और अपना कोविड-19 टेस्ट कराएं। बाद अज़ां हॉस्पिटल में प्रणब मुखर्जी का फौरी तौर पर इमरजेंसी ब्रेन सर्जरी की गई, क्योंकि उनके दिमाग में खून का थुक्का जम गया था। इस ऑपरेशन के बाद से जो इन पर जमूद तारी हुआ, यानी कोमा में है, तो अभी तक उनकी तबीयत नासाज है। एक तरफ अयोध्या में अजीमुशान राम मंदिर तामीर के लिए भूमि पूजन का अमल अंजाम पाया जा चुका है और ज़मीन को बराबर करने का काम भी चल रहा है, और दूसरी तरफ अयोध्या से बाहर धन्नीपुर में मस्जिद तामीर करने के लिए भी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। लेकिन अभी संग बुनियाद के लिए तकरीबन 3 महीने का इंतज़ार करना होगा। इस सिलसिले में एक रिपोर्ट एक न्यूज़ पोर्टल ने शाये की है, जिसमें सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जरिए तश्कील इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सेक्रेटरी अत्तर हुसैन के हवाले से बताया गया है कि 3 महीनों में तामीरी काम शुरू हो जाएंगे। अत्तर हुसैन ने ताज़ा सरगर्मियों के ताल्लुक से कहा कि फ़िलहाल ज़मीन पर मीटरबंदी का काम चल रहा है ताकि कार्रवाई धीरे धीरे आगे बढ़ सके। अलावा 2 अकाउंट जल्द खोले जाने का भी फैसला लिया गया है ताकि माशी मदद के लिए लोगों से अतिय हासिल किए जा सके। रियासत तेलंगाना के मुस्लिम ख़बरस्तानों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके नज़्म के लिए क़वायद और ज़वाबित या रहनुमाना उसूलों की अदम तदवीन को चैलेंज करते हुए दायर करदा मफाद आम्मा की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी की बेंच पर समाअत हुई। समाअत के आगाज़ के साथ ही चीफ जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान ने वक्फ बोर्ड की जानिब से दाखिल करदा रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि इस रिपोर्ट में अराजियात के सर्वे नंबर्स दर्ज नहीं किए गए और कितने अराजियात पर कब्जे हो चुके हैं इससे मुतालिक भी तफसीलात फराहम नहीं की गई और ना ही खाबिजीन के खिलाफ कार्रवाई के बारे में कोई तस्करा किया गया। इसके अलावा खाबिजीन के खिलाफ कितने FIR दर्ज कराए गए हैं इसका भी रिपोर्ट में कोई जिक्र तक नहीं है। चीफ जस्टिस ने वक्फ बोर्ड के स्टैंडिंग काउंसिल सफ़ीउल्लाह बेग से नामुकम्मल रिपोर्ट दाखिल करने का जवाज़ तलब किया, जिस पर सफ़ीउल्लाह बेग ने वक्त की कमी और वक्फ बोर्ड में स्टाफ की किल्लत का बहाना बनाने की नाकाम कोशिश की। लेकिन चीफ जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान ने इन वजूहात को गैर दुरुस्त करार दिया और कहा कि इस रिपोर्ट से तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन की कोताही वाज़े नज़र आ रही है। चीफ जस्टिस ने आइंदा समात में चेयरमैन वक्फ बोर्ड को तलब करने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड अल्लाह के लिए वक्फ करदा अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ और खाबिजीन के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करने में नाकाम हो चुका है। वक्फ स्टैंडिंग काउंसिल सफ़ीउल्लाह बेग ने अदालत को बताया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कब्ज़ों से मुतालिक मुकदमा चल रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दीवानी कानून और फौजदारी कानून दोनों अलग-अलग हैं। दीवानी मुकदमा ज़ेरे दौरा होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि फौजदारी मुकदमा दर्ज न करवाए जाएँ। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को ताज़ीरात हिंद के तहत फौजदारी मुदाखलत क्रिमिनल ट्रेसपास के मुकदमा दर्ज करवाने चाहिए थे, लेकिन वक्फ बोर्ड ने ऐसा नहीं किया। आखिर इसकी क्या वजह है? चीफ जस्टिस ने वक्फ बोर्ड को अंदरून 11 सितंबर दोबारा जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। वाज़ेह रहे कि अदालत आलिया ने 27 जुलाई 2020 को रियासती वक्फ बोर्ड को हैदराबाद, सिकंदराबाद और रंगारेड्डी अजला में दर्ज औकाफ ख़बरस्तानों की तादाद और उनके तहत कब्ज़े से पाक अराजी की तफसीलात, कब्ज़ों की निशानदही और खाबिजीन के खिलाफ ताहाल की गई कार्रवाई पर एक मबसूत रिपोर्ट अदालत में पेश करने की हिदायत दी थी। ताहम वक्फ बोर्ड तफसीली रिपोर्ट पेश करने में नाकाम हो गया। इस मुकदमे की पैरवी हाईकोर्ट के मारूफ एडवोकेट
विलाद मीर खातून कर रही हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि वक्फ बोर्ड के स्टैंडिंग काउंसिल ने उन्हें रिपोर्ट की कॉपी फराहम नहीं की, जिस पर चीफ जस्टिस ने स्टैंडिंग काउंसिल को हिदायत दी कि वो रिपोर्ट की कॉपी मुद्दई के वकील को भी फराहम करे। अदालत ने इस मामले की आइंदा समाअत 11 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। सरकारी नौकरी के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को अब अलग अलग इम्तिहानात नहीं देने होंगे। हुकूमत ने नॉन गेजेटेड ओहदों और बैंकों के लिए मुश्तरका तौर पर दाखिला जाती इम्तिहान का इनेकाद करने के मकसद से नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी तश्कील देने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में दिल्ली में आज हुई मरकज़ी काबीना की मीटिंग में ज़िमन में एक तजवीज़ मंजूर की गई। अमला और पेंशन उमूर के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत ने रोज़गार के ख्वाहिशमंद अफराद की सहूलत के लिए रोज़गार के शोबे में इनकलाबी और तारीखी असलाहत किए हैं। इससे भर्ती, इंतखाब का अमल और तकर्री का अमल इंतहाई आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे ख़ास तौर पर निचले तबके के उम्मीदवारों को फ़ायदा होगा। जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक ही टेस्ट इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस, एंड जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये स्कोर लेके उसमें भर्ती करना चाहती है तो वो इस कॉमन एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम के बेसिस पे जो स्कोर्स मिलेंगे उनको लेके अगले लेवल एग्जामिनेशन के लिए वो एक्सेप्ट करेंगे। तो ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक सोसाइटी होगी, ऑटोनमस सोसाइटी अंडर सोसाइटीज़ एक्ट। तो इसमें तीनों एजेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जैसे मैंने कहा एसएससी के, आरआरबी के और आईबीपीएस के, तीनों के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इस सोसाइटी को फॉर्म करने में, गवर्निंग बॉडीज में। ये कंडक्ट करेगा टायर 1 एग्जामिनेशन, जिसमें सबसे अधिक लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो 2.5 करोड़ जो मैंने कहा, वो फर्स्ट लेवल एग्जामिनेशन है, टायर 1 एग्जामिनेशन है, उसको कंडक्ट करेगी। ये फुल्ली ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, और उसके स्कोर्स जो हैं वो इमीडिएटली कैंडिडेट को मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे वो किसी भी एजेंसी में अपना, या एसएससी हो या आरआरबी हो या आईबीपीएस हो, उस स्कोर के आधार पे वो अप्लाई करके अगले लेवल एग्जामिनेशन ले सकते हैं। That this common eligibility list, which is also a common list, can be utilized even by the state governments. और हम राज्य की सरकारों को भी सुझाव देंगे, और उनके जब समझ में आएगा तो निश्चय ही वो भी समझेंगे कि उसमें इनका लाभ है, क्योंकि राज्य सरकार के लिए भी उनका स्टेट एक्सचेकर में बचत होगी। So in fact this is in keeping with the cooperative federalism. We are in fact facilitating even the selection processes undertaken by the individual state governments. उनका स्टेट एक्सचेकर बचेगा, उनकी व्यवस्था बचेगी, एक चरण उनका क्रॉस हो गया। और इसी तरह आगे चल करके मेरी कल्पना ये है कि प्राइवेट सेक्टर भी इसको उपयोग में ला सकता है, जैसे कि अब हमने देखा एडमिशन्स के सिलसिले में हमारी दूसरी लिस्ट को लाया जाता है। इसमें 1 साल के अंदर 2 होंगे इस प्रकार के टेस्ट, जो बात छूट गई थी वो आपके ध्यान में रहे। और जैसा कि बताया गया है आपको कि 1000 सेंटर टू बिगिन विद, एंड एटलीस्ट 1 सेंटर नेसेसरली इन ईच डिस्ट्रिक्ट, सो दैट in other words you can put it that no candidate will have to travel outside his district, which is a huge relief for those who come from background like many of us who had never seen a train. Actually I had never seen a train before I went to a professional college. तो आप अनुमान लगाइए कि कैसा मुश्किल होगा उन बच्चों के लिए। तो सिर्फ अपने ज़िला हेडक्वार्टर और जहाँ जहाँ जनसंख्या अधिक होगी तो ज़िला में 1 से अधिक भी ये इस प्रकार के हो सकते हैं। और नाज़रीन, आज की ख़ास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए अपडेट्स के साथ और नए तज्ज़ियों के साथ। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।